नेक्स्ट आइए बात करते हैं अब वेव मोशन के बारे में। तो वेव दो तरह की होती है। पहला आपका है ट्रांसवर्स वेव और दूसरे आपके होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो आपके मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है और जो एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है वो एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर, और लॉन्गिट्यूडनल में एनर्जी जिस डायरेक्शन में होती है पार्टिकल का ऑसिलेशन भी उसी डायरेक्शन में आपका टू एंड फ्रो मूव करता है। सो इन ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव यू हैव एनर्जी एंड पार्टिकल ऑसिलेशन नॉर्मल टू ईच अदर, एंड इन लॉन्गिट्यूडनल एनर्जी का प्रोपोगेशन और पार्टिकल का ऑसिलेशन सेम डायरेक्शन में होता है। अब बेसिकली अगर हम जो हमारे सिलेबस में है, इफ द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज अज्यूम्ड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, then these waves are known as plane progressive wave। जैसे अगर ये वेव मैंने बनाई यहाँ पे, तो जो y होता है और ये t है, तो y बेसिकली x और t दोनों का पोजीशन होता है। तो एक वेव है जो स्पेस में प्रोपोगेट कर रही है और यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज हैं। ये एनर्जी का प्रोपोगेशन है और पार्टिकल मेरा मान लो ये है, ये ऐसे अप एंड डाउन ऑसिलेट करता है। तो किसी भी इंस्टेंट का जो y होगा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अपने मीन पॉइंट से y, इट इज रिटन एज a sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, या कॉस के टर्म में लो a प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अगर के एक्स प्लस ओमेगा टी आप ले रहे हैं, वेव लेफ्ट जाएगी। के एक्स माइनस ओमेगा टी लेंगे, वेव राइट में जाएगी। प्लस फाइव लोगे तो इनिशियली वेव कुछ ऊपर से स्टार्ट कर रही होगी, माइनस फाइव लोगे तो वेव कुछ आपके नीचे से ऊपर जा रही होगी। तो के एक्स प्लस ओमेगा टी वेव गोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, kx plus omega t wave going in the kx minus omega t wave going in the right hand direction। k होता है angular wave number 2 pi by lambda, omega is angular frequency 2 pi f, f is linear frequency, time period is 2 pi by omega। तो ये रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा आप ये लोग। बाकी ये आपकी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जहां पे पार्टिकल मीडियम का सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। तो एसएचएम में साइन या कॉस यूज करते हैं इक्वेशन को लिखने के लिए। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो अगर किसी स्पेस में n नंबर ऑफ वेव्स हैं तो उनके सुपर इम्पोजिशन से जो नेट वेव बन रही होगी उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हर वेव के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो इसे मान लिया अगर y1 है a sin ओमेगा t और y2 है a sin ओमेगा t प्लस फाइव, तो जो रिजल्टेंट वेव बन रही होगी वो y1 प्लस y2 से ऐड करके आपको ऑब्टेन होगी। वेक्टर डायग्राम देख लीजिए, ये ओमेगा t प्लस 0 है, मतलब y1 का रेफरेंस ये जा रहा है, रेफरेंस से ये 0 डिग्री बना रहा है। अब जो y2 है वो y1 से फाई एंगल आगे है, मतलब y2 जो है वो फाई एंगल आगे है। इसको जनरलाइज करते हैं, इसको a1 मान लीजिए, इसको a2 मान लीजिए। तो y1 का एम्पलीट्यूड a1 है, y2 का एम्पलीट्यूड a2 है, इनके बीच का एंगल फाई है,
तो रिजल्टेंट बन रहा होगा ये वाई आर. दिस ए इज वाई आर, इट इज द amplitude of the resultant of the wave formed by superimposing the two wave y1 and y2. तो ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है, ये इसका वेक्टर नोटेशन हो गया आपका ये. तो इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए. Now on behalf of superimposition we have standing waves. स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, ऐसी दो वेव्स होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम होता है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, बट उनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होता है. जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया साइन, आप क्या ले लिया यहाँ पे एक के एक्स माइनस ओमेगा टी है और y2 जो है वो a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी है. फिगर देखिए के एक्स माइनस ओमेगा टी है, मतलब ये वेव राइट में जा रही है, जो दूसरी वेव है वो लेफ्ट से आ रही है. दोनों कहीं यहाँ पे सुपर इम्पोज करेंगे, तो सुपर इम्पोज करने पे क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मीट करेंगे. तो ऑन सुपर इम्पोजिंग देम जो इनका रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी. तो वाई आर बन जाएगा 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, या इसको आप लिख सकते हैं a डैश कॉस ओमेगा टी. दिस इज द इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग वेव इक्वेशन. बाकी इसमें बहुत सारे केस बनते हैं. यहाँ पे अगर कॉस कॉस आ जाएगा तो यहाँ पे आपका टर्म चेंज होएगा. अगर आप इसको माइनस कर दिए तो आपके टर्म्स अलग अलग बनते जाएंगे. तो मैंने एक कोई सिंपल से केस लिया है, यहाँ पे एक वेव लेफ्ट जा रही है, एक राइट से आ रही है, दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव बनेगी. इस इक्वेशन होगी 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, और जो इसका एम्पलीट्यूड है वो पोजीशन डिपेंडेंट है, यहाँ पे एक्स पे डिपेंड कर रहा है. ये आपका जो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड है यहाँ पे ये. अब इसी में है वेव ऑन अ स्ट्रिंग. वेव ऑन अ स्ट्रिंग पे क्या होगा, दो क्लैम्प के बीच में आपकी एक स्ट्रिंग लगी हुई है. तो इसमें क्या है, एक वेव यहां से जाएगी ऐसे करके, क्लोज एंड है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो होता है वो 180 डिग्री का रिफ्लेक्शन होगा आपका यहाँ पे. फिर वही कॉन्सेप्ट करते हैं, y1 ले लीजिए a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, y2 ले लीजिए a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी. इनको सॉल्व करिएगा, इनको रिजल्टेंट बनाइएगा, दोनों को ऐड करने पे ये बन जाएगा 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी. सपोज ये x इक्वल टू 0 है, स्ट्रिंग का लेंथ कैपिटल L है. आप देख सकते हैं स्ट्रिंग के एंड जो है रेस्ट पे है, इनको हम कहते हैं नोड. सो एट x इज इक्वल टू L जो वाई आर का वैल्यू होगा वो 0 होगा. तो कॉस ओमेगा टी तो 0 होगा नहीं, क्योंकि जब वेव यहां पहुंच जाएगी तो आपका टाइम कुछ इलैप्स हो चुका होगा आपका. तो ये टर्म 0 होगा. 2a साइन के एक्स विल बी 0. दैट मींस साइन के एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. और के एक्स 0 कब होता है, जब साइन का वैल्यू पाई का मल्टीपल हो. एंड स्टार्ट करोगे आप 0 1 2 टू सो ऑन. एक्स का वैल्यू क्या बन जाएगा, n पाई अपॉन k बन जाएगा. k का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्डा, x बन जाएगा n लैम्डा बाई 2. मतलब जो आपके नोड्स हैं, the distance between two consecutive nodes is
लैम्डा बाय 2। तो ये सवाल आपके काफी एग्जाम में आता है। दो नोड्स के बीच की दूरी जो होती है वो लैम्डा बाय 2 होती है। तो अभी हमारा x का वैल्यू क्या आया है, n लैम्डा बाय 2 आया है, और x को अगर हम l पुट कर दें तो ये बन जाएगा n लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बन जाएगा 2l बाय n, और v इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू f होता है। तो v आपका बन जाएगा, तो यहां से अगर आप f निकालना चाहें तो v बाय लैम्डा बन जाएगा, तो v बाय 2l बाय n। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी मोड इज nv बाय 2l। अगर मैं n को वर्ड पुट करूंगा तो वेव कुछ आपकी ऐसी बनेगी। नोड नोड जो मैक्सिमम होते हैं हम लोग कहते हैं एंटी नोड। तो ये n इक्वल टू 1 पे n इक्वल टू 2 कर दोगे तो वेव कुछ ऐसी बनेगी आपकी। तो नोड नोड नोड, ये n इक्वल टू 2 पे है, ये दोनों आपके एंटी नोड्स हैं। 3 कर दोगे तो ऐसा बनेगा आपका वेव, ये करके ये n इक्वल टू 3 पे होगा। तो नोड 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 नोड, तो जो भी आपका मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो n इज मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो हमेशा, जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं किसी भी मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए वो n+1 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको नोट कर लीजिए। अब किसी भी स्ट्रिंग पे जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है √T/m। T क्या होता है, स्ट्रिंग का टेंशन, स्मॉल m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर आपको किसी भी मोड का फ्रीक्वेंसी निकालना है वाइब्रेशन का, तो ये आपका फॉर्मूला है। जो भी मोड दिया है n को वहां पे वैल्यूज पुट कर दिए, आपको उस मोड का वाइब्रेशन मिल जाएगा, और ये आपकी स्टैंडिंग वेव्स होती है। किसी इंस्टेंट पे आपको वेव रुकी हुई दिखाई देंगी, तो ये कहलाती हैं स्टैंडिंग वेव्स। किसी भी नोड की दूरी लैम्डा बाय 2 होती है, किसी भी एंटी नोड की दूरी लैम्डा बाय 2 होती है। ये इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट चीज है आपका, एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन आपका। अब हम बात करते हैं साउंड की। साउंड में जो आपकी स्टैंडिंग वेव्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो ये कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए वेव गई, क्लोज एंड है तो 180 डिग्री ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है n नंबर ऑफ मोड्स का, इसका फॉर्मूला होता है 2n-1 v/4l। अब जैसे हमने n को 1 पुट किया, f क्या मिलेगा, v/4l। 2 पुट करोगे तो 3v/4l, तो क्या है, 3 टाइम्स f1 है। इसको हम कहते हैं व्हाट, थर्ड हार्मोनिक। ये फंडामेंटल है, ये जो है ये फंडामेंटल का 3 टाइम्स है, तो इसको हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक। 3 पुट करोगे, f3 क्या मिलेगा, 5v/4l, 5f1 फिफ्थ हार्मोनिक। इसको ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें ओपन ऑर्गन पाइप की, तो ओपन में कुछ इस तरह आपका केस बनता है आपका। ओपन पाइप कुछ ऐसी होती है, एक वेव गई, ये ओपन एंड है तो 0 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ओपन एंड में जो आपका फ्रीक्वेंसी बनता है दैट इज nv/2l। सेम ये आपका स्ट्रेच स्ट्रिंग जैसा होता है। n को 1 पुट करोगे, f1 बनेगा v/2l, n को 2 पुट करोगे, f2 बनेगा 2v/2l या 2f1, n को 3 पुट करोगे तो 3v/2l या 3f1। तो ये फंडामेंटल है या फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है या फर्स्ट ओवरटोन है,
थर्ड हार्मोनिक है या ये सेकंड ओवरटोन है, अप टू सो ऑन। और साउंड में जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट होता है गामा पी बाय रो। गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा इज Cp by Cv, P is pressure and rho is density। बाकी इसको नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बेस आपका सवाल हर साल आता ही आता है, चाहे ओपन पाइप हो, क्लोज पाइप हो, या आपका ओपन पाइप है आपका ये, चाहे ओपन पाइप की बात कर रहा हो, क्लोज पाइप की बात कर रहा हो, या आपका जो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग था उसके बारे में वो बात कर रहा हो। तो स्टैंडिंग वेव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके वेव्स वाले चैप्टर का। अगला आपका है डॉपलर इफेक्ट। सपोज यहाँ पे कोई सोर्स है आपका और यहाँ पे कोई लिसनर है आपका, दोनों की स्पीड Vs और सोर्स है और ये Vo है। तो अगर दोनों रुके हुए हैं तो ये कुछ फ्रीक्वेंसी और साउंड एमिट करेगा ये। तो ऑब्जर्वर आपका, ये लिसनर आपका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और साउंड ऑब्जर्व करेगा। बट अगर मान लीजिए सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, तो जो ये फ्रीक्वेंसी और साउंड इसकी सुनेगा वो कुछ घटी हुई या बढ़ी हुई होगी। तो आइए देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। जो एफ एपरेंट होता है एफ वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन प्लस माइनस वी एस, ये आपके एफ एपरेंट का फॉर्मूला होता है। जहां पे वी जो होता है वो स्पीड ऑफ साउंड होता है, VO is speed of listener and VS is speed of source। अब साइन कन्वेंशन है, रिसीड कर रहे होंगे तो आप प्लस पुट करोगे, मतलब राइट, एक सिंपल कन्वेंशन है, जो राइट जा रहा होगा उसको आप लोगे पॉजिटिव, जो लेफ्ट आ रहा होगा उसको आप लोगे नेगेटिव। तो उस हिसाब से अपने आप साइन यहाँ पे चेंज करते रहोगे। अगर कहता है लिसनर रेस्ट पे है, VO 0 कर दो, सोर्स रेस्ट पे है, VS 0 कर दो। आप दोनों अप्रोच कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा आपका ये। तो इट डिपेंड्स आप क्या साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हो। तो उस गिवन केस के हिसाब से दोनों दूर जा रहे हैं, दोनों पास आ रहे हैं, एक रुका है, एक दूर जा रहा है, एक पास आ रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने साइन कन्वेंशन यहाँ पे चेंज करते हुए चलोगे। तो दिस इज द फॉर्मूला to find the frequency of sound which this observer or listener will hear when the source has emitted a sound of frequency small f. This is the actual frequency, this is the apparent frequency heard by the listener. And lastly we have topic known as beats। अगर आपके पास दो सोर्स हैं, एक से फ्रीक्वेंसी f1 निकल रही, एक से फ्रीक्वेंसी f2 निकल रही है, तो जो लिसनर सुनेगा दोनों फ्रीक्वेंसीज को, beat frequency is difference of both the frequencies। Means if the sources are not having same frequencies of sound which they are originating, तो जो listener दोनों सुनेगा, एक resultant sound सुनेगा, उसकी जो frequency होगी that will be f1 minus f2 and fb is known as beat frequency। So this was the last topic of this revision capsule of chapter waves। तो आज हमने अपने रिविजन कैप्सूल में ऑसिलेशन और वेव्स को कवर किया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, चाहे आप जेईई के लिए बैठ रहे हैं, चाहे नीट के लिए बैठ रहे हैं। एटलीस्ट यू गेट 2 to 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक, और ये काफी आसान होते हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूलेस याद करके उनको सही से अप्लाई करना होता है टू फेच मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ दोस क्वेश्चंस। और ये सेगमेंट एक रैंक आपके बनाता है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल सेगमेंट है, बच्चे इसको प्रेफर नहीं करते हैं करना। तो जो इन बच्चों को सही से अप्रोच कर लेते हैं उनकी रैंक काफी अच्छी बन जाती है। सो फ्रॉम माय साइड इट इज माय सजेशन कि यू गो फॉर दीस 2 टॉपिक्स। इनके सवाल देखने में थोड़े टिपिकल होते हैं बट आसान से होते हैं, आप करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। सो माय बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम अनलॉक साइंस टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर सिटिंग फॉर जेईई एंड नीट एग्जामिनेशंस। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस कैप्सूल के थ्रू अपने रिविजन्स को बिल्डअप कर सकें, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकें, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर जेईई और नीट में ला सकें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज आप हमें लाइक करें, शेयर करें। इससे
रिलेटेड आपके कुछ भी कमेंट्स हो आप हमको लिख के बताएं ताकि हम आप और इम्प्रूव कर सकें। तो और जो नए जुड़ रहे हैं हमको जरूर सब्सक्राइब करें। टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस प्लीज डू हिट द बेल आइकन एंड फॉर डिटेल नोट्स विजिट अस एट www.unlockscience.in। थैंक यू फ्रेंड्स।